हेलो गैस, मैं अंकित कुमार वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इकोनॉमिक्स बाय अंकित इलाहाबाद पर। हम लोग आज ये देखेंगे कि रुपए का हाल क्या है। रुपए का हाल भारतीय बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुका है। दिन प्रतिदिन ये देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से रुपए का मूल्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और डॉलर का जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। 1 जुलाई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो रुपए का मूल्य था वो 79.11 था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि या 80 रुपये का जो बेंचमार्क एक निर्धारित किया जाता है उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आज की डेट में ये इसको पार भी कर चुका है। 2022 में देखा जाए, केवल व केवल 2022 में देखा जाए तो जो रुपए का मूल्य है उसमें 6% की भारी गिरावट आई है। केवल व केवल जून में ही 2% की गिरावट आई है। ये है भारतीय बाज़ार की मौजूदा स्थिति। क्यों गिर रहा है रुपया, आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, किस वजह से इसका मूल्य गिर रहा है। हम लोग ये देखेंगे कि पहला जो इसका मेन रीज़न है भू राजनीतिक अस्थिरता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल लोकेलिटी है, अर्थात जो मतलब कि किसी अन्य देश में युद्ध हो रहे हैं तो वहाँ पे न निर्यात होगा, न आयात होगा, न मार्केट डेवलप होगा, किसी भी प्रकार का वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो तेल का प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे कि तेल का प्राइस ऑब्वियसली सी बात है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद जो उससे उत्पादित वस्तुएं हैं, अर्थात जैसे कि अंडा हुआ, अंडा हमको किससे लाएंगे, ट्रांसपोर्ट से लाएंगे, ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाएगा तो अंडे का भी मूल्य बढ़ जाएगा। ये होती है सीधा सीधा महंगाई, ऐसे इसको कोरिलेट करते हैं। इसका दूसरा कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच जो 1 साल से भी ज़्यादा समय तक युद्ध का अंत अभी तक नहीं हो पाया है, अब थोड़ा समझौता हो रहा है। मेन कारण यही है, भारत से कम 80% से जो ज़्यादा आयात होता है वो अपना विदेशों से करता है, जिसके कारण आयात बिल बढ़ता जाता है। जो युद्ध हुआ है, युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, लगभग 30% की वृद्धि इसके कारण हुई है। अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि ये किस वजह से गिर रहा है। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो भारतीय मार्केट पर उड़ता देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों का बहिर्गमन, अर्थात विदेशी निवेशक जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अब ये देख रहे हैं कि रुपए का जो कीमत है वो भारतीय बाज़ार में डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, अर्थात अब वो जो डॉलर बढ़ रहा है उसकी तरफ वो आकर्षित होंगे। मार्च माह के बाद से यूएसए का जो फेडरल बैंक है वो बेंचमार्क जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि कर दिया है, जिसके कारण से वहाँ के निवेशक पूरी तरीके से आकर्षित होकर अमेरिका के जो बैंक हैं या अमेरिका की जो कंपनियां हैं उसके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले 1 साल में 32 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इक्विटी का पैसा है जो इन्वेस्टर्स ने भारत में किया था उसको उन्होंने निकाल लिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ी है, आपूर्ति में कमी आई है। ये है विदेशी निवेश का बहिर्गमन जो रुपए को इफ़ेक्ट करता है। अगला हमारा है कैसे तय होता है रुपए की कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। इसके लिए कोई एक मतलब इंस्टीट्यूशन इसका निर्धारण नहीं करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक मुक्त अर्थव्यवस्था वाला बाज़ार है, अर्थात भारत में कोई भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई किसी भी प्रकार का जो है वो अपना बिजनेस या अन्य प्रकार को ओपन कर सकता है। रुपए की कीमत का निर्धारण जो होता है वो इंडिया में डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुपए का जो निर्धारण किया जाता है, रुपए को निर्धारित करने के लिए डिमांड और सप्लाई को इक्वलिटी में लाना आवश्यक होता है। 1991 में जो उदारीकरण को अपनाया गया था वो फेल होने के बाद हम लोगों ने अस्थायी विनिमय प्रणाली को अपनाया था। अब हम ये जानेंगे अस्थायी विनिमय प्रणाली क्या है। इसमें ये होता है किसी अन्य मुद्रा के साथ जो रुपए का विनिमय दर होता है वो बाज़ार के जो फैक्टर्स होते हैं उस पे निर्धारित किया जाता है। जैसे मुद्रा की जो आपूर्ति बढ़ जाती है, अर्थात जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति और आपूर्ति, देयर इज ए टू डिफरेंस बिटवीन मनी। हम ये कह सकते हैं पूर्ति मतलब किसी चीज़ की पूर्ति हो रही है, मतलब जैसे चावल हमारे यहाँ नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि चावल की पूर्ति हमारे यहाँ
रूस से या अन्य किसी देश से हो रही है तो हम पूर्ति हो गई। आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब हमारे यहाँ चावल की कमी हो गई है, चावल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मुद्रा की जो आपूर्ति बढ़ जाती है जिसके कारण जो मूल्य होता है वो गिर जाता है। अर्थात जब पूर्ति होती रहेगी तो मूल्य भी मतलब सेम रहेगा, जब पूर्ति ही नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली सी बात है हमको और मंगाने के लिए हमारा जो मूल्य है वो बढ़ाना तो पड़ेगा ही, तभी हमारी पूर्ति हो पाएगी। दूसरी ओर जो मुद्रा का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, अर्थात मुद्रा की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है, इसके कारण जो कीमत होती है वो भी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली सी बात है कि अगर किसी भी मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। इसके अन्य कारक भी हैं। अन्य कारक क्या हैं? देश में मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को तो हम लोग जानते हैं। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है रुपए का बढ़ना तथा कीमतों का कम होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ज़्यादातर महंगाई में जो महंगाई से मुद्रा की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले यही कारण है, महंगाई से मुद्रा की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। दूसरा, परचेजिंग पावर घटेगी जिसके कारण जो हमारा मुद्रा है वो कम हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण समझेंगे, अर्थात परचेजिंग पावर कैसे कम होती है। जैसे पहले मान लीजिए कि 5 रुपए का एक पेन मिलता है, 5 रुपए का एक पेन मिलता है, तो अब वही पेन 10 रुपए का एक पेन मिलेगा तो आदमी क्या बोलते हैं, खरीदेगा। 10 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, तभी भी खरीदेगा। अब इसी को थोड़ा और हम हाई लेवल पर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 5 रुपए के 2 पेन मिलते हैं, 5 रुपए के 2 पेन मिलते हैं। अब वही पेन 20 रुपए का एक मिलता है तो आदमी क्या करेगा, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी परचेजिंग पावर को घटा देंगे। वो 2 पेन नहीं लेंगे, सिर्फ एक पेन लेंगे, अर्थात 20 रुपए का एक पेन लेगा। ये हमारा जो है इन्फ्लेशन हमारा जो है मनी को इफ़ेक्ट कर रहा है। और सेकंड हमारा ब्याज दर व रेपो रेट। ब्याज दर जो है, ब्याज दर जब बढ़ेगी, अर्थात जब किसी भी चीज़ में ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। ब्याज दर क्या है? ब्याज दर हम लोग जानते हैं, ब्याज दर आरबीआई डिसाइड करता है। विदेशी मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो बढ़ जाता है और जो रुपया होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। विदेशी मुद्रा का जो मतलब प्रवाह होता है इसमें बढ़ जाएगा और जो रुपया होगा वो मजबूत नहीं हो पाएगा। ये हमारा ब्याज दर डिसाइड करता है। राजनीतिक स्थिरता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात जो पॉलिटिकल इशू होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वो भी रुपये को इफ़ेक्टिव करते हैं। अर्थात राजनीतिक स्थिरता, जैसे कि हम अभी देखेंगे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है तो ना वहाँ पर कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना वहाँ से कोई चीज़ें परचेज़ करेगा, बल्कि जिस देश में ये क्राइसिस आई है वो दूसरे देशों से वस्तुओं को परचेज़ करेंगी, खरीदेंगी, अर्थात आयात करेंगी। तो ऐसे में राजनीतिक स्थिरता भी निवेशकों को प्रभावित करती है जिसके कारण किसी भी देश का रुपया बढ़ जाता है और जो डॉलर होता है वो स्थिर रहता है। और तीसरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है कि ये अगर किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है, जैसे हम देखेंगे कि किसी भी देश में अगर युद्ध नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता बहुत अच्छी बनी हुई है, वहाँ के जो लोग हैं चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो निवेशक जो होते हैं इस पर फैसिनेट होते हैं, अर्थात आकर्षित होते हैं। वो उस चीज़ों को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसमें अधिक से अधिक निवेश करेंगे जिससे कि मार्केट डेवलप्ड होगा, मार्केट में इक्विलिटी आ जाएगी। डिमांड और सप्लाई जब सेम चलने लगेगी तो डॉलर के मुकाबले रुपए भी कम होता जाएगा। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे निगेटिव हों। सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जो ये मतलब रुपए के कारण जो स्थिति ये उत्पन्न हुई है इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है, अर्थात जो निर्यातक होते हैं वो अधिक से अधिक वस्तुओं को बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो कीमत है, प्राइस है, वो कम हो सके। जैसे कोई भी देश है जो 50 रुपए की, मतलब $1 की कीमत 50 रुपए है, मतलब $1 की कीमत से हम 50 रुपए की कोई वस्तु खरीद सकते हैं। अब वही अगर 100 रुपए में 2 वस्तु खरीद लें तो हम ये देखेंगे कि हमारा निर्यातक जो होता है वो हमारे रुपए को इफ़ेक्ट करता था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। नकारात्मक प्रभाव, अर्थात इसमें ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है नकारात्मक प्रभाव में।
तो ये होता है, हम लोगों ने रुपए को देखा कि किस प्रकार से रुपया जो होता है वो हमारे मार्केट को इन्फ्लेशन में तब्दील कर देता है, हमारे मार्केट में महंगाई कैसे उत्पन्न होती है। इसके लिए हम पूरे का पूरा गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये जो दूसरे कंट्री के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो भी हमारे देश को प्रभावित करते हैं। मेन होता है हमारे देश का नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात जैसे प्राकृतिक तेल हुआ, ऑयल हुआ, हम ये सब चीज़ें बाहरी कंट्रों से मंगाते हैं। अब ये देखेंगे कि जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से जो चीज़ें हमारे यहाँ आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा भारी कॉस्ट पे आएंगी। अर्थात जब वो चीज़ें हमारे यहाँ आएंगी तो सबसे पहले तेल के दाम बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो तेल के दाम बढ़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, जैसे जो मतलब यातायात से हम जो चीज़ें मंगाएंगे वो भी चीज़ों के दाम धीरे धीरे अप्स होने लगेंगे। तो इस तरह से रुपए की कीमत बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि $1 की कीमत वर्तमान में 80 रुपये है। आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर मेरे दोस्तों कुछ जैसे समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।